हाँ जी, आपका जो टाइटल है दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाँ जी, आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ लिया बेटा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लगातार दो आने वाली टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हर बार क्या आता है भाई? हर बार सेम आता है। इसी प्रकार जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है इसमें लगातार आने वाली जो टर्म्स होती हैं उनको जब आप डिवाइड करें तो जो रेशो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया हमने लिखा 2, 4, 8, 16, 32 चलता गया, ठीक है जी। तो आप कोई भी दो लगातार आने वाली टर्म्स को उठाएं और उनको डिवाइड करें। और डिवाइड कैसे करना? जैसे वहां पे डिफरेंस आप करते थे a2 माइनस a1, वैसे डिवाइड क्या हो जाएगा बेटा? a2 अपॉन a1। डिवाइड क्या हो जाएगा बेटा? a2 अपॉन a1। ठीक है जी, डिवाइड क्या हो जाएगा? a2 अपॉन a1। क्लियर? डिवाइड क्या हो जाएगा बेटा? a2 अपॉन a1। तो जब आप a2 अपॉन a1 करेंगे, a2 अपॉन a1, बात वही है सारी की सारी, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5। तो a2 अपॉन a1 करेंगे तो आपके पास आएगा 4/2, जो कि आ जाता है। इसी तरीके से जब आप a3 अपॉन a2 करेंगे, a3 अपॉन a2 करेंगे तो आपके पास आएगा 8/4, वो भी कितना आ जाएगा बेटा? 2। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हो रही होगी बात। बोलिए कि आप सबको क्लियर हो रही है बात, जल्दी बताइए। तो ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो रहा है? a2 अपॉन a1 आ गया 2, a3 अपॉन a2 आ गया 2। बोलिए कि आप सबको ये पॉइंट क्लियर है? तो ये जो रेशो आएगा, अगर ये रेशो हर बार आपका सेम आ रहा है, अगर ये रेशो हर बार आपका सेम आ रहा है, तो जो प्रोग्रेशन बनेगा आपका उसे आप क्या पुकारेंगे? उसे आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पुकारेंगे। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? जो रेशो आपका सेम आए तो आप उसको क्या बुलाएंगे भाई? आप उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बुलाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप मुझे रेशो बताइएगा कि क्या वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। देखिए लिखिए 1/9, -1/27, 1/81, -1/343। बताइए बेटा, क्या ये जो सीक्वेंस है क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? अगर है तो इसका कॉमन रेशो भी बताओ, है तो इसका कॉमन रेशो भी बताओ। बोलिए जल्दी से, कॉमन रेशो कितना आएगा इसका अगर है तो? क्या इसका कॉमन रेशो आप निकाल पा रहे हैं सभी? बिल्कुल सही, इसका कॉमन रेशो आएगा -1/3। क्या आएगा? -1/3। तो कैसे निकालते हैं कॉमन रेशो अपन? a2/a1 कर लेते हैं, a2/a1, ठीक है जी। तो a2/a1 यानी -1/27 डिवाइडेड बाय 1/9। आप जानते हैं 9 ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा -9/27, दैट इज 1/3। तो आंसर इज -1/3। तो जो कॉमन रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? -1/3 हर बार आ रहा है। क्लियर है क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है भाई। तो जैसा मैंने आपसे ये कहा कि आप कोई भी दो लगातार आने वाली टर्म्स को पिक करें तो हर बार आपके पास ऐसे ही आंसर आएगा। मान लीजिए आप क्या उठाते हो? आप a6 उठाते हो तो आप नीचे क्या आने वाला है बेटा? a5 आने वाला है। समझ रहे हैं आप बात? ये आपको क्या देगा? कॉमन रेशियो प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए आपने a100 उठाया तो नीचे क्या आने वाला बेटा? a99 आने वाला है। तो ये आपको कॉमन रेशियो प्रोवाइड कर देगा। तो अगर मेरे को एक जनरल तरीका लिखना हो आर लिखने का तो हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर मैंने नीचे मान लीजिए एक के उठाया हो तो ऊपर क्या आने वाला है? k+1। बोलो जल्दी से, k क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। k क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर। जल्दी बोलो, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। k जो होगा नेचुरल नंबर होगा, आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो। मान लीजिए आपने कहा सर k की जगह 5 डालूंगा तो नीचे तो a5 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा? 5+1 6, तो a6 अपॉन a5 आ जाएगा। बोलो जल्दी से, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? जल्दी मुझे बताओ। सभी बच्चों का रिप्लाई आ जाए एक बार, सभी का रिप्लाई आ जाए एक बार जल्दी से। ठीक है, करना क्या है? लगातार आने वाली टर्म्स को उठाना है, जो बड़ा होगा सब्सक्रिप्ट जिसका उसको ऊपर रखना है, जिसको छोटा हो नीचे। जैसे 100 बड़ा होता तो 100 ऊपर और 99 नीचे, 6 बड़ा तो 5 नीचे। क्लियर है? ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। ठीक है, तो अगर मुझे जनरल फॉर्म लिखना हो किसी भी डीपी का, अगर मुझे जनरल लिखना हो, जनरल फॉर्म कैसे लिखूंगा? जनरल फॉर्म ध्यान से देखिएगा भाई। जनरल फॉर्म, मान लीजिए पहली टर्म ए है, पहली टर्म अगर ए है, सर कोई ऐसा सीक्वेंस है जो एपी और जीपी दोनों हो? बिल्कुल होगा बेटा। अगर आप डिफरेंस को 0 कर दें और एक सेम उस पे ले चले, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है 2,
कांस्टेंट एपी है ना, कांस्टेंट एपी है और जीपी भी है, अगर आप डिवाइड करके देखो तो रेशो 1:1 आता जाएगा हर बार। तो ऐसा सीक्वेंस है जहां एपी और जीपी दोनों सेम। ठीक है, चलो तो आपको बोल रहा है कि हमारे पास क्या आ गया भाई, पहली टर्म मैंने ए मान, तो जीपी के अंदर जो दूसरी टर्म है वो रेशो से मल्टीप्लाई होकर आएगी, तो जो दूसरी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, ए आर हो जाएगी। ऐसी जो अगली टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, दोबारा आर से मल्टीप्लाई होकर आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर हो जाएगी। ऐसी जो अगली टर्म होगी वो दोबारा आर से मल्टीप्लाई होगी तो ए आर क्यूब हो जाएगी, चलती रहेगी। बोलो क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा, बोलिए क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी बोलिए। अदर देन 2 2 2 3 3 3 ले ले भाई, 4 4 4 ले ले, कोई भी ले ले, कांस्टेंट एक ही होना चाहिए। तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सबको क्लियर है, बोलो। मैंने क्या कहा, फर्स्ट टर्म मैंने ए मान ली, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो आप जानते हैं जो कॉमन रेशो होगा, कॉमन रेशो होगा वो इन दोनों को डिवाइड करने पे आना चाहिए, तो ये क्या होगी, ए आर होगी। समझ रहे, हर बार आर से मल्टीप्लाई करते हैं, हर बार आर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, हर बार आर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म थी A1, ये हमारी सेकंड टर्म थी बेटा A2, ये हमारी थर्ड टर्म है बेटा A3, ये फोर्थ टर्म है बेटा A4। अब आप यहाँ पे एक रिलेशन देख पा रहे होंगे, अगर आप रिलेशन देखेंगे ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर 2 आ रहा है नीचे तो ऊपर r की पावर 1 हुआ, जब नीचे 2 आया तो यहाँ r की पावर 1 हुआ, जब नीचे 3 आया तो ऊपर r की पावर 2 हो गया, जब नीचे 4 आया तो ऊपर r की पावर 3 हो गया। मेरा आपसे सवाल है कि अगर कोई आपसे 50वीं टर्म बोले तो बताइए ए तो आएगा ही आएगा, हर बार ए तो आ ही रहा है, आर की पावर कितनी होने वाली है वो बताइए। अगर नीचे 50 आ रहा है तो आर की पावर कितने होने वाली है वो बताइए जल्दी से सभी बच्चे। 49 होने वाली है, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत अब नहीं है, उम्मीद करता हूँ ये बात सब बच्चे क्लियर पकड़ रहे होंगे। तो ऐसे ही बेटा अगर कल को मुझे इसकी nth टर्म लिखनी पड़ जाए, अगर मुझे जीपी की nth टर्म लिखनी पड़ जाए तो आप जानते हैं ए तो आएगा ही आएगा, आर की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, अगर ऊपर n है तो यहाँ n-1। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है, जीपी की nth टर्म, क्या आपको जीपी की nth टर्म क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो, बोलिए। एपी की nth टर्म होती थी क्या, a प्लस n-1 इंटू बी, जीपी की nth टर्म होगी क्या, a इंटू में r की पावर n-1। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सबको क्लियर हो गया होगा पॉइंट, बोलो मेरे भाई सबको क्लियर है, एकदम धमाकेदार, आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी से, क्वेश्चन है जैसे फाइंड फिफ्थ एंड nth टर्म ऑफ जीपी, इस जीपी की निकालिए, किस जीपी की, जीपी दे रखी है 5, 25, 125 अप टू 100। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन में करना क्या है, क्या क्लियर है, आपको फाइंड फिफ्थ एंड nth टर्म ऑफ जीपी, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक तो 5वीं और एक nth टर्म निकालनी है, 5वीं और एक nth टर्म निकालनी है। चलिए निकालिए सभी बच्चे, पहले जोर से बताएंगे आर की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बताओ, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है इसमें, बोलो यार कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। क्या आर की वैल्यू सबको 5 दिख रही है, सबकी आंखें खुली हुई हैं, आर की वैल्यू 5 आ रही है सर, आप किसी भी दो को उठा के डिवाइड करो 5 आ जाएगा, किसी भी दो लगातार को, ये भी ध्यान रखना, किसी भी दो लगातार को, ऐसा मत करना कि सर एक तो ये उठाऊंगा और एक ये उठाऊंगा, ऐसा मत करना, लगातार आने वाले को उठाना। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5, हमें निकालनी थी फिफ्थ टर्म, तो आप जानते हैं अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो यहाँ पर आएगा ए और आर की पावर 4 हो जाएगा, बोलो सही बात है, आप जानते हैं ए की जगह तो आपको 5 दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 और रेशियो भी कितना है 5, तो जगह 5 की पावर 4, सो ओवरऑल इज 5 की पावर 5, ये हमारा आंसर। ठीक है, आप चाहे तो आगे सोल्व कर लो, चाहे आप यहीं तक छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, 5 की पावर 5, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, बोलो जल्दी। इसी तरीके से अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था बेटा, a r की पावर n-1, बोलो a r की पावर n-1, a था 5, r की जगह भी 5, पावर इज n-1 और यहाँ पावर है 1, बेस सेम तो पावर ऐड, बोलो कितना आ जाएगा 5 की पावर n। कितने बच्चों को क्लियर है, बोलिए, क्या आप सबके आंसर सही आ रहे थे, सबके नंबर पूरे आ रहे हैं, जल्दी बोलो, क्या आप सबके नंबर पूरे पूरे बन रहे हैं, अभी तक सबके बन रहे हैं पूरे पूरे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सभी बालक मेरे साथ साथ, कह रहा है विच टर्म ऑफ द जीपी,
term of the GP, which term of the GP, which term of the GP दे रखे बेटा आपको 2 60 32 ये आपको GP दे रखा, ठीक है जी। which term of the GP is 131072। इस GP में ये जो टर्म है वो कौन से नंबर पे आएगी? 131072। इस GP के अंदर ये जो टर्म है कौन से नंबर पे आएगी आपको ये बताना है, ठीक है बेटा। क्या क्वेश्चन समझ पाए आप लोग? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इस GP में ये जो टर्म है कौन से नंबर पे आएगी? जैसे ये टर्म तीसरे नंबर पे आ रही है, ये दूसरे नंबर पे आ रही है, वो कौन से नंबर पे आएगी? तो हम क्या मानते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन में कि लेट कौन से नंबर पे आ रही है? nth नंबर पे आ रही है, तो an के बराबर कर देते हैं कि nth नंबर पे ये आ रही है। मुझे n ही तो निकालना है कि n क्या है, कौन से नंबर पे आ रही है वही तो निकालना है n। तो an का फॉर्मूला आपने भी देखा कि a r की पावर n-1 बराबर आएगा 131072 के बेटा। क्लियर है बात? ये फर्स्ट टर्म आप क्वेश्चन में देखोगे जल्दी से, फर्स्ट टर्म दे रखा है 2 और रेशियो जो आ रहा है 8/2 यानी 4, तो 4 की पावर n-1 इज इक्वल टू 131072। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी भाई मेरे साथ जुड़ गए होंगे, ठीक है। आपने 2 से इसको काट भी दो, चाहे 2 से काटो जल्दी से। 2 6 12 1 1 बोलो 1 1 2 5 10 1 0 2 5 10 फिर 36, ठीक है बेटा। क्लियर है? तो ओवरऑल क्या आ गया कि 4 की पावर n-1 बराबर आ गया 65536। अब ये आपको पता लगाना है 4 की किस पावर पे आ रहा है। जल्दी से मुझे भेजो, जल्दी से मुझे भेजो 4 की किस पावर पे आएगा, वो आपको भेजना पड़ेगा बेटा। जल्दी से भेजो यार सभी बच्चे, 4 की पावर मल्टीप्लाई करके चेक करके बताओ जल्दी किस पावर पे ये आएगा, जल्दी बताओ। भेजो यार जल्दी भेजो, 4 की किस पावर पे आएगा। चलो तुषार ने भेज दिया, दिव्यांश ने भेज दिया, आशुतोष ने भेज दिया, और बच्चे भी भेजो। आदित्य ने भेज दिया आंसर, वेरी गुड। जल्दी से बाकी बच्चे कैलकुलेशन देख लो बेटा। दक्ष आ गया, गौरव राज, आर्य सुमन, चलो बेटा काफी बच्चों को आगे, तो अब हम कर सकते हैं, है ना। जो मेहनत करने वाला वो तो कर ही रहा है, कॉपी पे देखो, है ना। तो 4 की पावर n-1 इज इक्वल टू 4 की पावर ये आ रहा है बेटा 8 पे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि n-1 बराबर 8, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 9 n की वैल्यू कितनी आ गई? 9, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के क्वेश्चन सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी लिखिए। इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24। हाँ जी, कह रहा है इन अ जीपी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थर्ड टर्म आपको दे रखी कितनी है? 24। इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म इज 192। सिक्स्थ टर्म आपको दे रखी है 192, ठीक है बेटा। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। करिए जी सभी बच्चे, 10th टर्म फाइंड कीजिए, चलिए जल्दी से करके दिखाइए एक बार। हाँ बेटा, हुआ क्या किसी का? बोलिए जल्दी, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो पाया आपसे? बताइए जल्दी।
क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। पहले तो ये बताओ कौन कौन जाग रहा है, एक बार वाई लिख के भेजो। जो जो बच्चा जाग रहा है वो वाई लिख के भेजो एक बार। मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन आप में से जाग, जितने भी आप में से जाग रहे हैं जल्दी से वाई लिखिए, फास्ट, एकदम फास्ट। अब देखो इतने सारे बच्चे जाग रहे हैं लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो आंसर भेज रहे हैं, तो बहुत गलत बात है बेटा ये, है ना। इसका मतलब बाकी बच्चे सिर्फ लेटे हुए हैं, कॉपी पे कर नहीं रहे काम। तो आप अपनी क्लास में ही पीछे हो जाओगे बेटा, बाहर के बच्चों से तो कंपटीशन बाद में होगा, है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बाहर के बच्चों से कंपटीशन करने वाले हैं, आप कंपटीशन में आए हुए हैं, तो गलत सोच रहे हैं आप तो अपनी क्लास में पीछे होंगे देखना, क्योंकि आपकी क्लास का ही बच्चा पढ़ भी रहा होगा। चलो देखो बेटा, तो हम जानते हैं कि ए थ्री का मतलब होता है बेटा ए आर स्क्वायर, ए 24 दिया होगा, ए थ्री का मतलब होगा ए आर स्क्वायर। ऐसी ए की ए जो 6 है उसका मतलब होगा ए आर की पावर 5, एक कम हो जाता है, कितना दिया हुआ बेटा 190। आप इन दोनों को डिवाइड करा दो, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कराओगे तो डिवाइड से होगा क्या, ए से ए कट जाएगा, बोलो जल्दी से। और यहाँ पे जब करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन आर क्यूब, 1 अपॉन आर क्यूब। बराबर में इन दोनों को डिवाइड करा के बताओ जरा कितना आ रहा है। 24 को कितने करने पे, बोलो जल्दी से, 192 आएगा, क्या 1/8 आ रहा है, बोलिए, क्या ये 1/8 आ रहा है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू आ गई, यहाँ से आर क्यूब आ गया 8, है ना, आर क्यूब आ गया 8, तो इसका मतलब आर की वैल्यू आ गई 2। और अगर आर की वैल्यू 2 है बेटा, आर की वैल्यू अगर 2 है, यहाँ डाल दो 2 का स्क्वायर 4, 4 को आपने 24 से काटा तो ए की वैल्यू आ गई 6। बस अब आपका आंसर आ गया, सारी चीजें तो पता चल गई। ए 10 क्या होगा आपका, ए 10 होगा ए आर की पावर 9, ए आपने निकाल लिया था, ए कितना था 6, और आर की पावर 9 यानी 2 की पावर 9, यही छोड़ दो आप, है ना। ऐसा मत करो कि आप पूरा सॉल्व करने के लिए जाओ, जरूरी नहीं है इतना, इतना भी छोड़ दो तो समझ जाएगा, क्लियर है। इतना भी अगर आप छोड़ देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो, जल्दी बोलो क्या, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो आपका इसमें टाइटल आता है दैट इज सम ऑफ जीपी। जैसे आपने एपी का सम किया था वैसे हम क्या करने वाले हैं, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी, किसी भी जीपी का सम। ध्यान से देखिएगा, सम का मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एस करना चाह रहा हूँ, किसका सम करना चाह रहा हूँ, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, लास्ट में आएगा ए आर की पावर एन माइनस, ये एन टर्म्स का सम है बेटा, एन टर्म्स को मैंने जोड़ के लिख दिया, यही निकालना चाह रहा हूं। देखो क्या करूंगा, मैं पूरे सीक्वेंस को आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पूरा सीक्वेंस कैसा दिखेगा, आर इंटू में एस, दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई किया, तो ये दिखेगा बेटा कैसा, ए आर, बोलो कैसा दिखेगा, ए इंटू में आर, ए आर को मैं इसके नीचे लिखता हूँ ए आर, समझ रहे हो, ये जब ए जब आर से होगा तो ए आर, ये ए आर जब आर से होगा तो ए आर स्क्वायर आएगा, फिर ये क्या आएगा बेटा ए आर क्यूब। ऐसे ही यहाँ पे इसके नीचे ए आर की पावर एन माइनस 1, और लास्ट में आ जाएगा ए आर की पावर एन। कितने बच्चे ये वाला स्टेप समझ पाए, मुझे ये बताओ, आप में से कितने बच्चे ये वाला स्टेप समझ पाए। मैंने एक तो आर से मल्टीप्लाई किया और फिर एक आगे करके शिफ्ट करके लिखा, एक आगे करके शिफ्ट करके लिखा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आया इतना। अब मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस कर दिया, ठीक है जी, माइनस 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 माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है जी, बोलो ठीक है। अच्छा फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे s कॉमन ले लिया, माइनस करते समय s को कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा बेटा 1 माइनस r, बोलो जल्दी से। जैसे ही मैं यहाँ से s को कॉमन लूंगा तो यहाँ तो 1 है, तो 1 माइनस r, क्योंकि माइनस कर रहे थे ना अपन क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म कैंसिल होगी, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये सारी कैंसिल होगी, क्या क्या बच गया, एक तो यहाँ a बच गया और एक माइनस में a r की पावर n बच गई, माइनस में a r की पावर n बच गया, ठीक है बेटा, ये दो टर्म बच गई बस। तो जो s था आपका, जो s था आपका, s कितना आ गया बेटा, s आ गया, यहाँ से a कॉमन ले लो, 1 माइनस r की पावर n अपॉन में आ गया 1 माइनस r, ये आपका आ गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, किसी भी जीपी की n टर्म्स का सम, a इंटू 1 माइनस r की पावर n, 1 माइनस r नीचे। इस चीज का आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, कई बुक्स में ऐसा भी होगा, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r, मतलब ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया बस, ऊपर नीचे, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है ना। तो ये चीज भी आ सकती है, दोनों एक ही बात लिखी हुई है बेटा, दोनों से ऐसा नहीं है अलग अलग, एक ही बात है। आप जानते हो यहाँ पर a की वैल्यू है, a माने फर्स्ट टर्म,
आर माने कॉमन रेशियो और एन माने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बोलिए क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये याद होना जरूरी है बेटा, ठीक है, ये याद होना जरूरी है बेटा। सबको क्लियर? जल्दी बोलो। ये लो बेटा, उसने स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बेटा। चलो बेटा अब आगे बढ़ो। मान लीजिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं अपन। मान लीजिए आपसे बोल दे कि फाइंड फाइंड सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स, फर्स्ट फाइव टर्म्स। आपको सम निकालना, पहली पांच टर्म का 5, 25, 125, ठीक है, इनका सम निकालना। तो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, क्योंकि जीपी है तो एस इज इक्वल टू फॉर्मूला था ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस, ये आपका फॉर्मूला था है ना, इसे याद करना है आपको। तो ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो ए की जगह कितना है भाई 5, कॉमन रेशियो भी कितना है 5, कॉमन रेशियो भी कितना है 5, और कितनी टर्म्स का सम निकालना है 5 का ही निकालना है, तो 5 की पावर 5 माइनस वन अपॉन आ जाएगा 5 माइनस वन यानी 4। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया? ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया? 5 की पावर 6 माइनस 5 बाई 4, ये आपका आंसर। बोलो कितने बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी बोलो यार। आप में से किस किस को ये वाला पॉइंट अब क्लियर हो गया, सम का वो पॉइंट? चलिए बेटा, काफी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन में ना एक और क्वेश्चन बन जाता है जीपी के सम पे, क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस ऐसे ही चलता रहता है ना, एन टर्म्स का सम निकालना है। क्या करना है? एन टर्म्स का सम निकालना है। सबसे पहली बात तो ये, जो सामने लिखा हुआ है जीपी नहीं, जो सामने लिखी गई है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। पहले बात तो आप ये दिमाग में बिठाएं, क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात तो देखो करना क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, कैसे करना होता है। सबसे पहले जो कॉमन मिल रहा है ना उसको कॉमन ले लो। तो आप जानते हो इस पूरे में से 5 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन लिया तो आपके पास क्या आएगा बेटा? 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1, ऐसे चलता जाएगा एन टर्म्स। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चे साथ में होंगे। इसके बाद क्या करो, पूरे सीक्वेंस को 9 से डिवाइड कर दो और 9 से के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दो और 9 से के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो प्रोसीजर स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना है ना, पूरी बात को ध्यान रखना। पहले क्या किया, जो कॉमन मिल रहा है कॉमन, यहाँ 1 1 1 बनाया, फिर 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर दिया। इसका फायदा क्या हुआ? अब इसका फायदा देखना, ठीक है, इसका फायदा देखिएगा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि 5/9, अंदर जो ये 9 है, 9 को लिख लिया 10 माइनस 9 को लिख लिया 10 माइनस 1। जो 99 है उसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? 100 माइनस 1। बोलो सही बात है। जो 999 है बेटा उसको लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1। बोलो सही बात है। ऐसे ही करके बार बार लिख सकता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, यहाँ पर दो चीजें आ गई। एक तो आ गया 10, फिर आ गया 10 का स्क्वायर, फिर आ गया 10 का क्यूब, ये चलता गया n टर्म्स तक। और साथ में -1 आ गया। देखो -1 -1 -1, बताएंगे -1 कितनी बार आ रहा है? कोई मुझे बताएगा -1 कितनी बार आ रहा है क्वेश्चन में? बोलो मेरे भाई जल्दी, -1 कितनी बार आ रहा है? क्या -1 n बार आ रहा है? बोलो। तो -1 अगर n बार आएगा तो क्या दे देगा आपको? -1 अगर n बार आएगा तो क्या दे देगा आपको? माइनस है। बोलो। तो ये चलती चलती रहेगी। एक मिनट रुकना,
यहाँ तो ये चीज चलती रहेगी और फिर क्या आएगा लास्ट में माइनस का एन आएगा। ठीक है बेटा, -1 बार बार जुड़ेगा तो माइनस का एन आएगा। उम्मीद करते हो यहाँ तक सब बच्चे साथ में हैं। बस अब आप जीपी का सम लगा सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखना 5/9 यहाँ जीपी लग गई। कहाँ जीपी लगी? यहाँ पे जीपी लग गया, ये वाला यहाँ तक। ठीक है जी। तो एन टर्म से फर्स्ट टर्म बेटा 10, फॉर्मूला याद करो a इनटू में r की पावर, रेशियो भी कितना है 10, नंबर ऑफ टर्म्स n -1 अपॉन में आ जाएगा 10 -1 यानी 9। ठीक है, और माइनस में क्या दिया हुआ है n। ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इसको और सजा के लिख सकते हो अगर आपका मन करे। जैसे आप इसको थोड़ा और सजाओगे तो क्या आएगा बोलो, 5/9 अंदर एलसीएम ले लो 9, ऊपर आ गया 10 की पावर n+1, जब ये 10 की पावर n और 1 होगा, 10 की पावर 1 को जब माइनस से करोगे तो क्या आएगा -10 और माइनस आ जाएगा 9 इनटू में n। देखिए आपका फाइनल आंसर। समझ रहे हैं आप कैसे करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को? बोलिए जल्दी से, किस किस को ये पॉइंट क्लियर हुआ? किस किस को ये पॉइंट क्लियर हुआ? बेटा कौन से स्टेप पे रिपीट करना वो बता मेरे को, नहीं तो पूरा तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तो स्टेप में वो बता दे। हाँ ये है जैसे रिपीट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। क्या किया बेटा, देखो ध्यान से, ये था ना 1 1 1 1, तो क्या किया 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 9 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया, और 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया। तो ये जो 9 है, फिर इसको 10 -1, इसको 100 -1, 999 तो 10 की पावर 3 -1 ऐसा करके लिख लिया, ताकि दो अलग अलग सीरीज आ जाए। एक तो 10 10 स्क्वायर 10 3 वो आ गया, और -1 n बार आ गया तो -n अलग आ गया। फिर यहाँ से लेके ये था ना ये वाला सीक्वेंस, ये वाला, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। तो यहाँ जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। इसमें क्या लगा दिया बेटा, इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इसमें जीपी का फॉर्मूला क्लियर। स्क्रीनशॉट के लिए मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसको। हाँ बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। करो बेटा जल्दी। चलिए आगे करते हैं बेटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों के लिए हो गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सभी से 1/9 से करना पड़ेगा बेटा आपको सारे क्वेश्चन में। ठीक है, सभी क्वेश्चन में आपको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं बेटा एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, द सम ऑफ first 3 terms, the sum of first 3 terms of GP is, पहली 3 टर्म्स का जो सम है भाई वो दे रखा है आपको 13/12 and their product is, and their product, उनका जो प्रोडक्ट है -1, their product is -1, प्रोडक्ट दे रखा है बेटा -1। आपको निकालना है फाइंड कॉमन रेशियो, फाइंड कॉमन रेशियो। ठीक है भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, फाइंड कॉमन रेशियो। ठीक है जी, फाइंड कॉमन रेशियो। ठीक है जी, फाइंड कॉमन रेशियो, ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई। क्या करना है, कह रहा 3 टर्म्स। अब एपी में अगर 3 टर्म्स मानना होता है तो एपी में आप 3 टर्म्स को क्या मानते हैं, a - d, a - d, a और a + d। समझ रहे हैं आप? एपी में तो ये मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि वहां पर आपको सम दिया होता था एपी में, ताकि d से d कट जाता था। जीपी में अगर आपको 3 टर्म्स माननी है तो आप क्या मान सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जीपी में अगर आपको 3 टर्म्स माननी है तो क्या मान सकते हैं, a/r, a और ar। ये 3 टर्म्स आप जीपी में मान सकते हैं। देख लो ध्यान से, कॉमन रेशियो r आ रहा है, कॉमन रेशियो r आ रहा है, जल्दी देखिए।
डिवाइड करके देख लो, इसको इससे डिवाइड करो आर आएगा, इसको इससे करो आर आएगा। क्यों माना सर, यही क्यों माना? ये इसलिए माना बेटा क्योंकि अब यहाँ पर जीपी के क्वेश्चन में क्या दिया होता है, मोस्टली प्रोडक्ट, क्या दिया होता है, प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो यहाँ पे। किसका यूज कर सकते हो बेटा, प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। ध्यान से देखना, अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट कराऊं तो a बाय आर मल्टीप्लाई ए आर बराबर आएगा बेटा -1 के। बोल रखे ना प्रोडक्ट इज -1, तो r से r तो कैंसिल हो गया, तो a क्यूब बराबर आ गया -1। तो यहाँ से बोल सकते हैं a की वैल्यू आ गई -1। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ भाई? a की वैल्यू आ गई -1। ठीक है भाई, a की वैल्यू आ गई -1। उसके अलावा उन्होंने दिया था तीनों टर्म्स का सम। चलो तीनों टर्म्स का सम लगाते हैं। जो तीन टर्म हमने मानी a बाय आर प्लस ए प्लस ए आर जोड़कर आ रहा है 13/12। a की वैल्यू तो -1 निकाल चुके, तो डाल दो यहाँ पे -1 बाय आर प्लस -1 माइनस आर इज इक्वल टू 13/12। आप दोनों साइड क्या कर सकते हो बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई करा सकते हो। ठीक है ना, अब तो आर ही निकालना है आपको बस यहाँ से, बाकी तो सॉल्व हो ही गया क्वेश्चन। आपको आर ही निकालना है यहाँ से बस। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराओगे तो, और आर यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो आपके पास आएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। माइनस से इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 13/12। ठीक है मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा बोलो, 12r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 12 इक्वल टू माइनस का 13r। ये भी इधर ले आओ तो 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस का 25r प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर आप बनाएंगे खुद, जल्दी बताइए। फैक्टर बता के आर की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, जल्दी बोलो। आप लोग भेजो, चलो यहाँ से आगे आपको भेजना है, जल्दी भेजो आंसर। आर की वैल्यू भेजो मुझे, तो बस आर कितना आ रहा है। जल्दी भेजो भाई। फैक्टराइज एवरीबॉडी, फैक्टराइज कीजिए जल्दी। फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए। देखो फैक्टराइज करोगे तो इसके दो फैक्टर आ रहे हैं, 4r प्लस 3 एंड 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू एक तो आ रही है माइनस का 3/4 और r की वैल्यू एक आ रही है माइनस का 4/4। क्लियर है? बोलो किस किस को क्वेश्चन क्लियर है? गौरव राज ने आंसर भेज दिया था, वेरी गुड। बोलो क्लियर है सबको? तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पहले यहीं तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए यहाँ तक का हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। चलिए उम्मीद करता हूँ सब बच्चों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट बेटा यहाँ तक। बढ़े आगे बोलो, आगे बढ़ू, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बता दो यार, यहाँ तक क्लियर है और आगे बढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी से आगे एक और इम्पोर्टेंट बात अगर आप ध्यान दें तो नेक्स्ट आपका इसमें टाइटल आएगा दैट इज सिमेट्रिक मीन।
नेक्स्ट जो आपका टाइटल है ज्योमेट्रिक मीन। आपको अरिथमेटिक मीन याद होगा भाई, है ना? अरिथमेटिक मीन अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने बात करी थी कि ए और बी के बीच में हम नंबर इंसर्ट करते थे ताकि वो सीक्वेंस एपी नजर आए। अरिथमेटिक मीन में ए और बी दो नंबर्स के बीच में हम नंबर्स इंसर्ट करते थे ताकि वो जो सीक्वेंस है वो क्या नजर आए बेटा, एपी नजर आए। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में हम नंबर इंसर्ट करेंगे ताकि जो सीक्वेंस है वो जीपी नजर आए। जैसे मान लो मैंने इंसर्ट किया G1 G2, है ना, अब टू कहां तक इंसर्ट कर दिया Gn। क्लियर है बात? इस प्रकार मैंने ए और बी के बीच में n नंबर्स डाल दिए, n नंबर्स डाल दिए। डालने के बाद ये जो पूरा सीक्वेंस आपके सामने दिखा हुआ है, पूरा यहां से लेके यहां तक, ये पूरा क्या नजर आया बेटा, जीपी नजर आया। क्या नजर आया, जीपी नजर आया। देखो करना क्या है आगे, देखो ये तो है फर्स्ट टर्म, ये क्या होता था सेकंड टर्म आपका ए आर, ये क्या होता था बेटा ए आर स्क्वायर। बोलो जल्दी से, यही होता था। ध्यान से देखो, जब G1 था तो R की पावर भी 1, G2 था तो R की पावर भी 2, तो Gn है तो यहाँ पर R की पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा अगले वाले में, B वाले में बताओ क्या आएगा, A R की पावर n+1। बोलो जल्दी से, बोलो क्या ये बात सही लिखी है या नहीं लिखी है? थोड़ा चमक रहा है बोर्ड, है ना? लाइट से लिखी है, 1 मिनट रुको बस, है ना, 5 सेकंड में भी आ जाएगी। सर आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा, बोलो। जी तो आ गया ए आर की पावर एन, हाँ लाइट आ गई, चलो जी आ गया ए आर की पावर एन। तो बी क्या होगा बेटा, ए आर की पावर n+1। यहाँ तक क्लियर है? लिख लेता हूँ इस बात को कि जो मेरा बी आया वो कितना आया, ए आर की पावर n+1। अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूं, ए तो डिवाइड में आएगा तो बी बाई ए हो जाएगा, इज इक्वल टू आर की पावर n+1। तो जो आर आएगा बेटा यहाँ से कितना आएगा, वो आर आएगा यहाँ से कितना आएगा, आर आपके पास आ जाएगा b बाई a की पावर 1/n+1। एक बार दोबारा से मैं बोल, हाँ जी, मैंने क्या कहा, आर कितना आ जाएगा, b बाई a पावर 1/n+1। ये कॉमन रेशियो आएगा ज्योमेट्रिक मीन के केस में। ठीक है, ये कॉमन रेशियो आएगा ज्योमेट्रिक मीन के केस में। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? बोलिए जल्दी। हम क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले इसका एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में आया, इंसर्ट इंसर्ट थ्री नंबर्स insert three numbers between insert three numbers between 1 and 256 such that resulting sequence is GP. Resulting sequence is geometric progression. चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1 और 256, इनके बीच में तीन नंबर डालना। तीन नंबर क्या क्या आगे, G1 G2 और G3। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट सबको क्लियर हो। तीन नंबर से याद, बोलो सही बात है क्या? जल्दी बोलो, क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाँ जी, तो ये तो फर्स्ट टर्म है, ये क्या सा होगा, ए आर होगा। ये क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा, ए आर क्यूब होगा। तो ये क्या होना चाहिए बेटा, बोलो ए आर 4 होना चाहिए। बोलो क्या ये होना चाहिए ए आर 4? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ए आर 4 होना चाहिए। लिख लेते हैं, तो ए आर 4 जो है वो आ रहा है 256, जिसमें से ए कितना था बेटा 1, तो ए की जगह तो यहाँ 1 डाल दो, तो आर की पावर 4 आ गया 256। और आप जानते हैं किसकी पावर 4 करने पे 256 आएगा, क्या 4 की पावर 4 करने पे आएगा? तो आर की वैल्यू तो कितनी आ गई बेटा यहाँ से 4। और अगर आर की वैल्यू 4 आ गई तो आप यहाँ पर आप सीक्वेंस लिख सकते हो, यहाँ पे सीक्वेंस अब आप लिख सकते हो, क्योंकि ए तो 1 था ही, आर 4 आ गया। बोलो किस किस को क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? बोलिए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। एक बच्चे ने बीच में बोल दिया सही आंसर, बिल्कुल सही बताया उसने। दिव्यांश ने मुझसे पूछा है कि सर -4 भी तो हो सकता है। बिल्कुल आ सकता है बेटा, है ना?
आर की वैल्यू -4 भी तो आ सकती है ना, -4 की पावर 4 भी 256 आएगा। और अगर आप -4 डालते हैं तब भी ये जीपी बना रहेगा, है ना। ये वाली टर्म से नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा, बिल्कुल -4 भी आएगा, है ना। तो दोनों आ सकते हैं, बिल्कुल सही। आर इज प्लस -2 दोनों आ सकते हैं, ठीक है। आर इज प्लस -2, ठीक है मेरे भाई। भाई वो सब बच्चे यहाँ तक पहुंच गए होंगे, सबको यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। चलो आगे बढ़े, ठीक है। तो आपको क्या ये वाला पॉइंट याद है, एपी में हमने किया था कि अगर ए बी सी आर इन ओपी आर इन ईपी, तो कितने बच्चों को याद है, हम लिखते थे कि 2b बराबर होता है a प्लस सी के। क्या आपको ये बात याद है कि 2b बराबर होता था a प्लस सी के? सबको याद है कि भूल गए हो? जल्दी बोलो, बादाम खा रहे हो क्या करके? बादाम खा रहे हो सब याद से? ए बी सी आर इन अगर क्या हो बेटा जीपी, क्या हो बेटा जीपी। चलो बेटा ध्यान से देखो, तो आप जानते हो कि रेशो जो होगा, रेशो कैसे आएगा, बी अपॉन ए। रेशो कैसे आएगा, अगर मैं कॉमन रेशो निकालता हूँ तो बी अपॉन ए, या फिर जो रेशो आएगा वो कैसे आएगा, सी अपॉन बी करके। यही तो दो तरीके हैं, या तो बी अपॉन ए करके आएगा या सी अपॉन बी करके आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ जरा यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर में ए सी। बोलो क्या ये बात सही है? क्या रिलेशन याद रहेगा आपको, बी स्क्वायर बराबर में ए सी? बोलो, बी स्क्वायर बराबर में ए सी। वेरी गुड, सबको याद है, ठीक है ना। तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर ए सी के रिलेशन, आपको तो याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, इसी के साथ एक और बात जो आपको याद रखनी है, क्या कि अगर हमारे पास दो टर्म दे रखी है ए और बी, और आपको इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, और साथ ही साथ आपको इनका ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है, ठीक है बेटा। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों का सम किया डिवाइड बाय 2 कर दिया, दिस इज देयर अरिथमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट किया तो पावर 1/2, ठीक है बेटा, पावर 1/2। अगर आपने पीछे ध्यान दिया हो, बी स्क्वायर बराबर एसी आया था, तो स्क्वायर एसी की पावर 1/2 हो जाएगा, तो बी वहां पर क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, ठीक है। सेम बात यहाँ पर करें, अगर दो नंबर ए और बी है तो दोनों का अरिथमेटिक मीन इज ए प्लस b/2, और दोनों का ज्योमेट्रिक मीन इज ए बी की पावर हाफ, ठीक है ना। यहाँ जरूरी नहीं है कि ये नंबर एपी में हो या ये नंबर जीपी में, ऐसा जरूरी तो होगा नहीं। मान लो कोई भी रैंडम दुनिया के 3 नंबर है एबीसी, आपसे कहता है इन तीनों का अरिथमेटिक मीन निकालो, जरूरी नहीं है एबीसी एपी में हो बेटा, है ना। कोई भी 3 नंबर चाहिए तो आप कैसे निकालते हो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 करते हो। बोलो सही बात है क्या? ऐसे ही अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो भाई तीनों का प्रोडक्ट ए बी सी, और आपकी बात पावर हो जाएगा 1/3, आपकी बात पावर हो जाएगा 1/3। उम्मीद करता हूँ आप सब अब इस बात को समझ रहे होंगे कि कल को अगर ऐसा हो जाए कि ये n नंबर लिखे हुए है ना, n 10 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, बोलो। ऊपर तो सबका सम आएगा n टाइम्स, और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n। बोलो सही बात है, नीचे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, a b c अप टू n टाइम्स सबका प्रोडक्ट, और ये आ जाएगा 1/n। बोलो किस किस को अब ये बात क्लियर है, कल से वो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। अगर आपको नंबर दे दी जाए तो क्या आप अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालने में सक्षम है? बोलिए जल्दी। बिल्कुल बेटा, ये एवरेज होता है ना, ये अरिथमेटिक एवरेज होता है, ये ज्योमेट्रिक एवरेज होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक। क्लियर, आगे बढ़ूं, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, उम्मीद करता हूं यहाँ पे सभी बच्चों को क्लियर होगा। अभी अगर सर हमारे पास अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों दिया तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन आ सकता है, नहीं वो देखते हैं। ध्यान से देखना भाई, दो नंबर है ए और बी, ठीक है जी, दो नंबर ए और बी। मैं इन दोनों के अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को चेक करना चाहता हूँ कि कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है ना। देखो, चेक करने के लिए क्या किया, मैं ऐसा करता हूँ कि अरिथमेटिक मीन में से माइनस कर देता हूँ ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन में से माइनस करता हूँ ज्योमेट्रिक मीन। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आई तो इसका मतलब अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा, और अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आई तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा। बोलो ये बात सही है? अगर डिफरेंस करने पे डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यानी पहले वाला बड़ा होगा,
और अगर डिफरेंस नेगेटिव आ गया यानी दूसरे वाला पीछे वाला बड़ा होगा। चेक करते हैं। तो आप अरिथमेटिक मीन तो जानते ही हो कैसे निकलता है, a प्लस b बाई 2 करके। और ज्योमेट्रिक मीन आपने देखा कैसे निकलता है, अंडर रूट ab करके। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ गया 2, ऊपर आ गया बेटा a प्लस b माइनस 2 रूट ab। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चे साथ में होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है एलसीएम में। अब ये बताओ किसको ये स्टेप समझ आएगा, ये 2 और ऊपर लिखा हुआ है रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? किस किस को समझ में आया, जल्दी बोलिए। रूट a का स्क्वायर a, इसका स्क्वायर b और माइनस 2 a। ठीक है बेटा, अब आप लोग मुझे बताओ ये जो स्क्वायर होता है, a और b तो दोनों अलग अलग नंबर है। अगर a और b दोनों अलग अलग नंबर है तो a और b तो बराबर होंगे नहीं यहाँ पे, तो ये वैल्यू 0 तो आएगी नहीं। स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है। तो आंसर इज कैसा बेटा, आंसर इज ग्रेटर देन 0। बोलो जल्दी से, आंसर इज ग्रेटर देन 0। बोलिए, आंसर इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। अगर a और b बराबर नहीं है तो ग्रेटर देन 0। मान लो कल को a और b बराबर भी होंगे तो यहाँ इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। a और b अगर बराबर है तो इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन हमने सॉल्व की है am माइनस gm, ये कैसा आया बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। बोलो जल्दी से, तो दोनों में बड़ा कौन है जल्दी बताओ, am और gm में से बड़ा कौन होगा जल्दी बताओ। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में से बड़ा कौन होगा जल्दी बताओ। बिल्कुल अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा, अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा। समझ रहे हैं आप बात? दोनों बराबर कब हो जाएंगे बेटा, दोनों बराबर कब हो जाएंगे जल्दी बोलो। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर कब होंगे, जब दोनों जो क्वांटिटी a और b है सेम हो। ठीक है जी, जब दोनों क्वांटिटी a और b सेम हो। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी, फॉर टू डिस्टिंक्ट नंबर, और ये दो से ज्यादा के लिए वैलिड है। ठीक है ना, हमने तो दो के लिए किया, दो से ज्यादा के लिए वैलिड है। फॉर टू डिस्टिंक्ट नंबर, टू डिस्टिंक्ट नंबर am ग्रेटर देन gm। ठीक है जी, और टू सेम नंबर, अगर दोनों नंबर सेम हो जाए, टू सेम नंबर am इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बोलिए कि आप सबको यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर है बेटा। दिव्यांश, ज्योमेट्रिक मीन में पावर क्यों लेते हैं बेटा, पावर अभी देख पीछे आया है यहाँ पे देख, आता है ना पावर, जैसे स्क्वायर हटाएगा तो स्क्वायर हटा दे। तो b बराबर अंडर रूट ac, b क्या आ रहा है दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आप लोगों का काम क्या है, आप लोग अब सीक्वेंस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल एक्सरसाइज 2 बेटा बनानी शुरू कर दो पूरी। समझ रहे हैं, मॉड्यूल से एक्सरसाइज 2 बनाना शुरू कर दो। कल हम मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। स्क्वायर और क्यूब के सम का फॉर्मूला बेटा मैं आपके पास भेज दूंगा, है ना, क्योंकि एक एक्सप्रेशन होता है जिससे हम लोग वो डिराइव करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ क्यूब वाला फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन आता है जिससे हम लोग वो डिराइव करते हैं, है ना। कुछ एक्सप्रेशन रहता है वो याद रखना पड़ता है, उससे निकल जाता है फटाफट। ठीक है, क्लियर है भाई बात ये? तो मॉड्यूल से एक्सरसाइज 2 आप लोगों ने पूरी की पूरी बनानी है बेटा। ठीक है, उसमें भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ छोटा मोटा रह गया होगा, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। बेटा जीपी अभी ओवर नहीं हुआ है, जीपी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज लिखनी बाकी है, जैसे एक अरिथमेटिक मीन के लिए अभी बाकी है। ठीक है, लास्ट टू पॉइंट्स ये लिखिए बेटा कि यदि आप कोई भी दो पॉजिटिव नंबर, और ये ध्यान रखना ये पॉजिटिव की बात की है पूरी की पूरी, ये भी ध्यान रखना बेटा, है ना। ये बात भी सभी बच्चे ध्यान रख के लिख लेना इस बात को, है ना। मैं बताना इसमें आपको भूल गया कि ये जो बात होती है ना ए एंड जी एम ग्रेटर देन वाली, ये बात होती है ए एंड बी शुड बी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर होने चाहिए तभी ये एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, ए और बी दोनों ही कैसे नंबर होने चाहिए बेटा, पॉजिटिव। क्लियर,
तो यहाँ पर भी आप ये बात नोट कर रहे हैं, ए और बी दोनों पॉजिटिव बोल रहे हैं क्या, फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, अगर दो अलग अलग नंबर आप यूज कर रहे हैं तो हमेशा जो एम होगा वो ग्रेटर देन जीएम आएगा, हमेशा जो अरिथमेटिक मीन होगा वो जीएम से बड़ा है। और अगर दो नंबर आप सेम यूज कर रहे हैं, फॉर टू सेम नंबर्स, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है, फॉर टू सेम नंबर्स अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। ठीक है बेटा, देखो इससे बहुत तेजी से भी आंसर हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपसे ये पूछता है कि x + 1/x है ना, इफ x इज पॉजिटिव, इफ x इज पॉजिटिव, ऐसा x + 1/x, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ क्या है, इसकी क्या बताओ मिनिमम वैल्यू, x + 1/x इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू। तो अभी आपने देखा ये दो नंबर है, एक तो ये और एक ये, तो दोनों का अगर अरिथमेटिक मीन लूं तो क्या आएगा बेटा, दोनों का अरिथमेटिक मीन लूं तो क्या आएगा, x + 1/x/2, यही तो होगा अरिथमेटिक मीन, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ज्योमेट्रिक मीन से। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √x × 1/x, बोलो सही बात है क्या, √x × 1/x, तो x से x क्या करेंगे बेटा दोनों साइड में, यहाँ बोलो, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, x + 1/x, ये जो 2 है उधर जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो बताओ इस एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, बोलो मिनिमम वैल्यू, या तो 2 है या 2 से ज्यादा है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, जल्दी बोलो 2 है। क्या पॉइंट क्लियर है आपको, कैसे मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, जल्दी बोलिए, तो ये पॉइंट क्लियर है। देखो इस एक्सप्रेशन का ना, इस एक्सप्रेशन का एक बहुत शानदार यूज आगे चल के होता है, एक बहुत शानदार यूज आगे चल के भी होता है, क्या यूज होता है ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे ये वाला के साथ x + 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू आपने देखी इसकी क्या आई, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2 आई, ये x + 1/x, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन x + 1/x आपको 2 दे रहा है, तो बताइए x की पावर 100 + 1/x की पावर 100 इसकी वैल्यू कितनी है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कि x + 1/x अगर आपको 2 दे रखा है तो x की पावर 100 + 1/x की पावर 100 इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो 2 है ये मिनिमम वैल्यू तब आती है जब ये दोनों नंबर बराबर होते हैं, यानी x और 1/x बराबर होते हैं, वो तब होता है जब x की जगह आप 1 डालो, देखो यहाँ भी बना देगा और यहाँ भी 1/1 बना देगा, तो यानी कि आंसर जो यहाँ से आता है कि x की वैल्यू क्या होती है 1, अगर x की वैल्यू 1 है बेटा तो 1 की पावर 101, 1 की पावर 101, तो यहाँ से भी आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा, बोलो सही बात है क्या, यहाँ से भी आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है, किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है, बोलिए जल्दी से, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन इससे भी नहीं बनाता, वो क्वेश्चन बनाता है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, कैसे बनाएगा, क्वेश्चन में दे देगा कि sin थीटा, ध्यान से सुनिएगा, sin थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, या तो दे रखा बेटा 2, कितना दे रखा बेटा 2, और आपसे पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ sin की पावर 10 थीटा प्लस कोसेकेंट की पावर 10, समझ रहे हैं आप क्या पूछेगा, समझ रहे हैं आप क्या पूछेगा, तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए क्या, है ना, आपको ये बात याद रखनी चाहिए क्या, आपको ये बात याद रखनी चाहिए क्या, कि अगर इसको आप x बोल रहे हैं तो ये 1/x होगा, बोलो जल्दी से, अगर इसको आप x बोल दें तो ये 1/x होगा, इसका रेसिप्रोकल होता है ना, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो अगर x + 1/x है तो आपको पता है उसकी कुछ भी पावर कर दो आंसर क्या आने वाला है 2 ही आने, बोलो क्या मैंने सही बात लिख दी, जल्दी बोलिए क्या मैंने सही बात लिख दी, ऑफ कोर्स ये दोनों पॉजिटिव नंबर पे बात चल रही है ना, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में लेके खेलता है। उम्मीद करूंगा बेटा आज का लेक्चर अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इस पूरे को रिवाइज कर लेना, और जैसा मैंने कहा वेटेड बेटा कल डिस्कस करेंगे, अभी आज का टाइम हो गया, कल डिस्कस कर दूंगा, जैसा मैंने कहा मॉड्यूल अपना पूरा लगा लो, है ना, मॉड्यूल लगाने लायक आप लोग हो चुके हो इस चैप्टर में, तो मॉड्यूल की एक्सरसाइज को सब बच्चे लगा लो, ठीक है एवरीबॉडी, ओके गुड बाय।